Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called electricity. Electricity के अंदर अब तक हमने जो लास्ट लेक्चर था वो लेक्चर मेरे बच्चों 2 बार देख लेना प्लीज। 2 की जगह 3 बार भी देख लोगे ना तो फायदा ही देगा। लास्ट लेक्चर में हमने रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा था, रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा था। या तो रेजिस्टर्स ऐसे लगते हैं या रेजिस्टर्स ऐसे लगते हैं, और कैसे कैसे लगते हैं वो आज बताऊंगा। सपोज इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें हमने एक रेजिस्टर लिया 3 ओम, एक लिया 6 ओम और एक लिया 9 ओम का। सेम रेजिस्टर्स लिए 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम के। सेम 3 रेजिस्टर्स मैंने सीरीज में ले लिए, सेम 3 रेजिस्टर्स मैंने पैरेलल में ले लिए। तो यहां पर आर टोटल का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R टोटल का फॉर्मूला हो जाएगा 3 ओम प्लस 6 ओम प्लस 9 ओम। तो R टोटल विल बी मेरे बच्चे 9 और 6 15 और 3 18 ओम रेजिस्टेंस पैदा हुई। करंट को रोका जाएगा बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम। आप प्लीज मेरी बात समझना, आपके पिताजी कुछ बोलते हैं उसको आपकी मम्मी मानती हैं, आप मानते हो, आपका भाई नहीं मानता या आपकी बहन नहीं मानती। ये आपके पापा ने एक बात बोली तो उनको तो माननी पड़ेगी, मम्मी ने भी मानी, आपने भी मानी, भाई या बहन ने नहीं मानी। आपके पापा ने एक बात बोली, मम्मी ने मानी, आपने नहीं मानी और आपके भाई बहन ने भी नहीं मानी। अब पापा की लाइफ आसान हो रही है, मुश्किल हो रही है? मुश्किल हो रही है, क्योंकि 2 लोग उनके फेवर में और 2 लोग उनके अगेंस्ट हैं। पापा ने एक बात बोली, ना मम्मी मान रही है, ना आप मान रहे हो, ना भाई या बहन मान रहे हैं। तो पापा कहेंगे यार मेरे तो खिलाफ सारी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है किसी भी चीज को रोकना, किसी भी चीज के फ्लो को रोकना इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। बस इस चीज पे ध्यान देके चलो। तो जब सीरीज में थे तो 18 ओम रेजिस्टेंस आई, ये ध्यान से देख लेना। और जितनी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब समझो, मैं जो भी बात बोल रहा हूं तुम मुझे मना किए जा रहे हो, मैं जो बोल रहा हूं मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, उससे हमारे बीच में प्यार बढ़ेगा या गर्मी बढ़ेगी? गर्मी, गुस्सा बढ़ेगा। यार तू मेरी कोई बात ही नहीं मानता, यार मैं कह रहा हूं कर ले, तो नहीं मैं नहीं करूंगा। माँ बाप से लड़ाई क्यों कब होती है? यार उठ जा, क्या पापा मैं नहीं उठ रहा, दैट इज रेजिस्टेंस। और अगर पापा उठ के उठने से पहले ही पिताजी नमस्कार, रामायण अभी खत्म हुई है, तो आप उठ रहे हो, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। रेजिस्टेंस होता है किसी भी चीज के अगेंस्ट बोलना। गवर्नमेंट ने कोई रूल निकाला, आपको वो रूल नहीं पसंद आया तो आप रेजिस्ट करोगे, रेजिस्ट हमें ये नहीं पसंद, तो आपके और गवर्नमेंट के बीच में देयर विल बी अ स्पैट। आप आंदोलन करोगे, अपने पॉइंट को रखोगे, गवर्नमेंट को आपके लिए फिर एक पॉइंट वो रखना पड़ेगा, डिस्कशन होंगे जिसमें हीटेड बातें होंगी। हीटेड मतलब यार हमें आपकी ये बात पसंद नहीं आई। जब आप किसी को बोलते हो कि हमें आपकी ये बात पसंद नहीं आई, तो आमतौर पे मामला थोड़ा सा गर्म हो जाता है, दैट इज रेजिस्टेंस। यहां पर आर टोटल का फॉर्मूला होगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/9। 1/r टोटल का फॉर्मूला हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इनका मेरे ख्याल से 18। 3 6 6 2 6 3 9 2। तो 1/r टोटल हो जाएगा 6 और 3 9 और 2 11, 11/18। हम करेंगे रेसिप्रोकेटिंग ऑन बोथ साइड्स, रेसिप्रोकेटिंग करेंगे तो आर टोटल आ जाएगा 18/11, दैट इज 1.6 ओम अप्रॉक्स। अब आप देख लो कि वो 3 ओम का रेजिस्टर, 6 ओम का रेजिस्टर और 9 ओम का रेजिस्टर जब आपस में कनेक्ट हुए, 3 बड़े बड़े रेजिस्टर कनेक्ट हुए, टोटल रेजिस्टेंस कितनी आई? सीरीज में 18 ओम आ रही है, पैरेलल में 1.6 ओम आ रही है। मतलब अगर करंट को आराम से फ्लो कराना है तो पैरेलल में लगाओ, करंट को आराम से फ्लो कराना है तो पैरेलल में लगाओ। तो ये एक एडवांटेज हो गई, ये एक एडवांटेज हो गई, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहली एडवांटेज क्या है? कंपैरेटिवली लेस रेजिस्टेंस इज प्रोड्यूस्ड। अगर मैं समझा पा रहा हूं, सेम रेजिस्टर्स को अगर आपस में कनेक्ट कर दोगे तो कंपैरेटिवली लेस रेजिस्टेंस विल बी
प्रोड्यूस्ड। पहली ये बात। सेकंड बात, वो बच्चा जिसने पिछला लेक्चर 2 बार सुना है वो कहेगा सर इक्वल पोटेंशियल इज सप्लाइड टू ऑल अप्लायंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझना। देखो समझो, बर्गर तुमने मांगा, 2 बंदों ने बर्गर मांगा, सेम बर्गर मांगा, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, दोनों से इक्वल पैसे भी ले लिए, मगर इसको दिया गरम, इसको दिया ठंडा, तो क्या होगा? यहां लड़ाई हो सकती है ना, भाई ठंडा बर्गर दे दिया ना, बर्गर मांगा था, बर्गर ले ले, घर जाके गरम कर लियो, वो बहस है। बट पॉइंट क्या है, दोनों को इक्वल बर्गर सेम टाइम पे दे दिया, इसे वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपके स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर टीचर कौन सा होगा? जिस भी स्कूल में, ट्यूशन में आप पढ़ते हो, वहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलर टीचर वो होगा जो सब बच्चों को बराबर इज्जत देते होंगे, जो क्लास में से 2 या 3 बच्चों को अपना फेवरेट ना बना के ऑलमोस्ट पूरी क्लास के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करते होंगे। तो तुम कहते हो हाँ यार, ये सर ना सबको बराबर लेके चलते हैं। देखो आज हम पढ़ाई में वीक हो सकते हैं, बट कल वीक नहीं होंगे, ये बात याद रख लेना। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, इट इज नॉट द एजुकेशन ओनली विच लेट अस सर्वाइव, इट इज द एटीट्यूड विच हेल्प्स अस टू सर्वाइव। ये बात याद रख लेना। आई डोंट नो मैं समझा पा रहा हूं या नहीं। जब रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा प्रोड्यूस होती है, जब सेम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस कम प्रोड्यूस होती है। और एक और बात, बच्चा कहेगा जब बात हो ही रही है तो फिर ये वाला पॉइंट बेटा दिल से लिख लेना। बच्चा एक बात और बोलेगा, इसमें क्या है, देखो अच्छी बात जिसने पकड़ कर रखी है कंसेप्ट पे, वो कहेगा सर सीरीज में ना अगर यहां करंट रुक जाए, यहां पर करंट रोक दोगे तो आगे करंट की सप्लाई रुक जाएगी। इसमें अगर यहां करंट रोक देते हो फिर भी करंट यहां और यहां चलता रहेगा, और अगर यहां भी रोक देते हो तो भी यहां और यहां चलता रहेगा। तो तीसरा पॉइंट यह है कि इफ वन ऑफ द अप्लायंस इज स्विच्ड ऑफ द अदर अप्लायंस कैन वर्क एट द सेम टाइम। ये बात याद रख लेना। अगर एक अप्लायंस बंद भी हो जाता है तो दूसरे और तीसरे अप्लायंस में से करंट की सप्लाई चलती रहेगी। एक बात याद रख लेना, आपके घर में जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब आप एक बात को समझो, घर इज कॉल्ड हाउस होल्ड। हाउस होल्ड में जितना भी कनेक्शन होता है वो होता है पैरेलल, जिसकी वजह क्या है? एक तो इक्वल वोल्टेज स्पेलिंग जय माता दी, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड लेस रेजिस्टेंस, थर्ड any appliance can be used as per our requirement, or less resistance means less heat। अप्लायंसेस के गर्म होने के चांसेस कम रहेंगे। जितने भी अप्लायंसेस आपके कमरे के अंदर 5 स्विच लगे हैं, पांचों पैरेलल में हैं हर अप्लायंस के साथ। जो चलाना है चलाओ, जो बंद करना है वो बंद करो। पैरेलल कॉम्बिनेशन की तो तारीफ के पुल बांधे जा रहे हो। ये सीरीज कहां पे यूज होता है? फिर सीरीज कॉम्बिनेशन यूज होता है जब कोई जलसा होता है, जब कोई जुलूस निकलता है, जब कोई नगर कीर्तन होता है, जब कोई प्रोसेशन होता है, जब गली में जागरण होता है तो बहुत सारे बल्ब लगते हैं। अब जागरण में 2000 बल्ब लगे हैं। अब 2000 बल्ब को अगर पैरेलल में लगाओगे, रात भर होना है जागरण, मुश्किल से 4 या 5 घंटे चलना है। 5 घंटे लाइटें जलनी है रात को, 7:30 8 बजे लाइटें जलेंगी, 1:30 2 3 4 बजे तक लाइट चल जाएंगी। चलो 6 घंटे जलना है। अब अगर 2000 बल्ब जलने हैं तो सबको पैरेलल में लगाएंगे, तो सबको टक 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 करके 2000 बल्बों का स्विच पहले ऑन करो, फिर जब बंद करना होगा तो 2000 बल्बों को ऑफ करो, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? एक लाइन ऑफ ऑन करी,
सारे के सारे इकट्ठे जल जाएंगे। जो दिवाली पे आप घर के बाहर लड़ियां लगाते हो, या शादी के टाइम या महोत्सव के टाइम, या आपके घर में कोई फंक्शंस वगैरह होते हैं, तब जो लड़ियां लाइटों की लगती हैं, दे ऑल आर इन सीरीज, बट वो लगती हैं थोड़े टाइम के लिए। खराब भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सस्ती होती हैं वो लड़ियां, बट थोड़े टाइम के लिए जहां पर कॉम्बिनेशन यूज होता है, दैट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। अब किसी ने बोला क्या आप इसकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे? ध्यान से, ये कैसे दे रखा है? ये मैंने बोला 1 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 7 ओम। गंदा क्वेश्चन है। आपसे वो बोलेगा फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। तो आपको दिखेगा क्या? सर ये और सर ये तीनों सीरीज में है, मगर सर ये और ये आपस में पैरेलल है। तो समझना, तो सबसे पहले हमारी नजर इन पे है, जो आपस में पैरेलल में है उनकी रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगी 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 4, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 28, तो हो जाएगी 4 प्लस 7, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 11 बाई 28, तो जो आर हो जाएगी वो हो जाएगी 28 बाई 11। तो अब इन तीनों को आप ऐसे लिखोगे, ये जो ऊपर वाला डायग्राम है ये ऐसा हो गया 1 ओम, 3 ओम, और ये हो जाएगा 28 बाय 11 ओम। ये जो इसकी कॉम्बिनेशन आई है वो ये आई है। और अब ये तीनों क्योंकि सीरीज में हैं तो इनका आर टोटल बराबर हो जाएगा 1 ओम प्लस 3 ओम प्लस 28 बाय 11। 28 बाय 11 मैं पाए लिख रहा हूं, क्या हो गया मेरे को, 28 बाय 11 ओम। अब इसमें सीधा सा एलसीएम आ जाएगा 11, दैट इज 11 प्लस 33 प्लस 28 ओम। ये आ जाएगा आर टोटल। द टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज ये। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो ध्यान से देख लेना। इसके बाद वो बोलता है, ध्यान से, एक क्वेश्चन है कि टू रेजिस्टेंसेस of x and y are connected turn by turn in parallel and in series, in which case the resultant resistance will be less or more than the individual resistance। मतलब दोनों रेजिस्टर से मिलाकर ज्यादा रेजिस्टेंस कब आएगी? तो क्लास बोलेगी दोनों रेजिस्टर से मिलाकर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आएगी सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा और ज्यादा होता है। थोड़ा सा बजरंग बली जी का पूरा नाम लेते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। मैं एक सर्किट बना रहा हूं, कंप्लीट सर्किट नहीं है, बट आपका एटीट्यूड इससे बहुत क्लियर हो जाएगा सर्किट डायग्राम को लेकर। यहां पर 5 ओम, 4 ओम, 10 ओम। वो कह रहे हैं इन द सर्किट डायग्राम द करंट फ्लोइंग अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर इज, देखिए करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर। सपोज ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे करोगे? इसमें से जो करंट जा रहा है वो 5 एम्पियर है और उसने मांगा है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू अदर टू रेजिस्टर्स। भैया मुझे कुछ नहीं आता, उसने मांगा क्या है वो छोड़ दो, आपको दिया क्या है वो देखो। तो इस डायग्राम को जब मैं देखूंगा बड़ी पिक्चर में तो मेरे को ये डायग्राम ऐसे दिख रहा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये। अब ध्यान से देखूं तो ये 5 ओम है, ये 4 ओम है और ये 10 ओम है। सबसे पहले इनका नामकरण कर देता हूं, आप R1, आप R2, आप R3। 5 ओम, 4 ओम, और आप में से जो I1 जा रहा है वो 1 एम्पियर है। वो क्या है? 1 एम्पियर। तो अच्छा बच्चा जो देखेगा वो कहेगा सर ये डायग्राम को नमस्ते करो, ये हमारे पास डायग्राम आ गया। मांगा क्या है मैं बता ही नहीं रहा,
मैं बता ही नहीं रहा मांगा क्या है, तो आप इस केस में बस ये देखोगे R1 और I1 दे रखा है सर। जब फंसेंगे तो हम लेंगे ओम का नाम, ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V1 बराबर हो जाएगा I1 इंटू R1। I1 दे रखा है 1, R1 दे रखा है 5, तो V1 बराबर हो जाएगा 1 इंटू 5, V1 बराबर हो जाएगा 5 वोल्ट। और सर आपसे एक छोटी सी गलती हो रही है, पैरेलल में V कांस्टेंट होता है, और क्योंकि पैरेलल में V कांस्टेंट होता है तो इसका V अगर 5 वोल्ट है तो इसका भी V 5 वोल्ट होगा, और इसका भी V 5 वोल्ट होगा। अब सर क्योंकि आपका R2 दे रखा है 4 ओम, V दे रखा है 5 वोल्ट, तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। ये सेकंड वाला है तो I2 इंटू R2 होगा, तो I2 will be V upon R2, V is 5 upon 4 is I2, तो इसका जो I2 आ जाएगा वो आ जाएगा 5/4 एम्पियर। वैसे ही सर इसका I3 बराबर हो जाएगा फिर वही V is equals to I3 R3, तो 5 is equals to I3 into 10, तो I3 will be 5 upon 10, I3 will be sir 1 upon 2 एम्पियर, तो इट विल बी 1 अपॉन 2 एम्पियर। सर हमारा R1 R2 R3 आ गया, तीनों का V आ गया। अब आप हमसे और मैक्सिमम क्या मांग सकते हो, टोटल R मांगोगे, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R टोटल, क्योंकि पैरेलल है। और अगर टोटल I मांगोगे तो वो आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, और जो ये V है ये 5 वोल्ट होगा, और ये क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कृपया करके ये भी निकाल लीजिएगा, ये वाला और ये वाला भी निकाल लीजिएगा। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करा है, बट इसको आराम से समझो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक अच्छा सा डायग्राम बनाता हूं जो स्कूल में आता है आमतौर पे, इसमें से देखिएगा। ये R1 दे रखा है 4 ओम, R3 दे रखा है 6 ओम, ये दे रखा है 3 ओम, R2। मैं इसको किस नजर से देखूंगा अभी बताता हूं। ये 12 वोल्ट दे रखा है। अब उन्होंने बोला है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। इसके ना दो डायग्राम्स बनेंगे, इसके हमेशा याद रख लेना, दो डायग्राम्स बनेंगे। आप कैसे देखोगे, सबसे पहले इसको देखोगे सर, ये और ये दोनों मिला के सीरीज में, मगर उनमें ये और ये आपस में पैरेलल में, ये और ये जिनको मैंने ग्रीन ग्रीन कर रखा है। तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, बट इसमें मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हमसे मांगा गया है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सेकंड मांगा गया है सर टोटल करंट इन द सर्किट। और थर्ड मांगा गया है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम ऐसे एक और बनाऊंगा, ध्यान देना बेटा। ये और ये दोनों पैरेलल में है, तो इनकी कंबाइंड पहले निकालूंगा। इनका R टोटल होगा 1/3 प्लस 1/6। 1/R टोटल बराबर होगा, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 प्लस 1 3/6, 1/2। 1/R अगर 1/2 है तो R हो जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 2 ओम। तो ये डायग्राम इसका ऐसा भी बनेगा। अब आप पहले समझो कि ये R1 बराबर हो जाएगा 4 ओम और ये R4 बराबर हो जाएगा 2 ओम। लॉजिक को पहले समझना। और यहां पर दे रखा है 12 वोल्ट। अब एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर यहां पर उन्होंने मांगा है हमसे R टोटल। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा तो कर ही चुके हो, तो इसी की टोटल रेजिस्टेंस जो हो जाएगी
पूरे सर्किट की आर टोटल बराबर हो जाएगी R1 प्लस R4, क्योंकि दोनों सीरीज में है। 4 ओम प्लस 2 ओम दैट इज 6 ओम। कम से कम पहले ये पकड़ लो, 6 ओम आ गया। अब सर आर टोटल अगर 6 ओम है और आपको V दे रखा है 12 वोल्ट, तो सर आपको याद होना चाहिए V इज इक्वल टू, मैं टेढ़ा क्यों लिख रहा हूं आई डोंट नो, आई आर ओहम्स लॉ से, तो 12 इज इक्वल्स टू I इंटू 6। तो I बराबर हो जाएगा सर 12 अपॉन 6 दैट इज 2 एम्पियर। अब ये सीरीज में है सर, सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है, तो I1 भी हो जाएगा 2 एम्पियर, I2 भी हो जाएगा 2 एम्पियर। तो टोटल करंट इन द सर्किट आप निकाल चुके हो। टोटल करंट इन द सर्किट आ रहा है 2 एम्पियर। 2 एम्पियर पहले यहां तक कर लो, समझ आना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, R1 में हमें I1 दे रखा है, R1 दे रखा है, तो V बराबर होता है IR। तो V इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, V इज इक्वल्स टू 8 वोल्ट्स। तो R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी 8 वोल्ट्स। थोड़ा सा बस, थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं तो क्या कर रहे हैं, ये अंताक्षरी खेल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये 10 वोल्ट दे रखा है, ये 6 वोल्ट दे रखा है, ये 5 ओहम दे रखा है, ये आर दे रखा है, ये वी वोल्ट दे रखा है। हमसे मांगा क्या है मुझे नहीं पता। तो एक बात याद रख लेना, सबसे पहले यहां पर 3 डब्बे होंगे, दो, एक डब्बा वी का, एक डब्बा आर का और एक डब्बा आई का। यहां पर भी 3 डब्बे होंगे, एक डब्बा वी का, एक डब्बा आर का और एक डब्बा आई का। बस थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि 2 डब्बे हैं तो I1 R1 V1, I2 R2 और V2। बट क्योंकि सीरीज में है तो ये भी ध्यान देना है, ये I और I। एटीट्यूड ठीक रखोगे तो कोई तुम्हें फंसने नहीं देगा। I क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट इज कांस्टेंट। तो बच्चा सबसे पहले कूद कर बोलेगा सर V1 दे रखा है, R1 दे रखा है, वी नो V इज इक्वल्स टू आई आर। तो हमारा जो V1 बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा IR1। तो I बराबर हो जाएगा V1 अपॉन R1। आंसर में मांगा क्या है, मैं क्वेश्चन ही नहीं दे रहा हूं, आप बस समझो। I बराबर हो जाएगा V दे रखा है 10 अपॉन 5, तो I बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। सर ये 2 एम्पियर इसका तो है, ये इसका भी 2 एम्पियर होगा, क्योंकि सीरीज में करंट इज कांस्टेंट। सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। अब सर आई दे रखा है, V बराबर होता है आई आर, यहाँ पे V2 बराबर हो जाएगा IR2। तो V2 दे रखा है सर 6 बराबर, I दे रखा है सर 2 इंटू R2 बराबर है R। R2 बराबर है R, तो R बराबर हो जाएगा 6 अपॉन 2 दैट इज 3। तो ये हो जाएगा 3 ओहम। इसमें बजरंग बली का नाम बार बार क्यों ले रहे हैं? बिकॉज जब कुछ समझ ना आए तो आप क्या करो, आप उसको सिंपल तरीके से उठा दो, सारे की वैल्यूज निकाल दो, फिर देखो उसने पूछा क्या है। अगर आप उसके चक्कर में पड़ोगे ना कि उसने जो मांगा है वो वैल्यू निकालूं, तो गड़बड़ हो जाएगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान देके चलना और कुछ नहीं है। अब जरा देखिए, एक क्वेश्चन आता है ये वाला, इस टाइप का क्वेश्चन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाउ डज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर changes when first part length is tripled, second part its diameter is tripled, है, third part its material is changed to one whose
रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स। अब यहां पर मैं आ गया रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, फिर रेजिस्टर्स के न्यूमेरिकल्स, और अब आ गया रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल्स पे। इस एंड से इस एंड तक का टॉपिक करा रहा हूं। ये रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी कहां से आई है? तो सबसे पहले जो मेरा अच्छा बच्चा होगा ना, वो लिखेगा सर हमारे पास एक ही चीज है, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ये रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। सो लेट ओरिजिनली, सबसे पहले ये लिखो, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। बाकी गल्ला बाद, बाकी बातें बाद में। इसे मानो इक्वेशन 1। अब यहां दिया हुआ है लेंथ इज ट्रिपल्ड, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन L becomes 3L। ये L और रो में कंफ्यूज मत होना। L becomes 3L, so therefore let R becomes, obviously R रेजिस्टेंस में फर्क पड़ेगा तो रेजिस्टेंस becomes R डैश मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? R डैश। तो R डैश बराबर होगी रो इंटू 3L अपॉन ए। तो R डैश बराबर हो जाएगी 3 बाहर इंटू रो एल अपॉन ए। और अगर एक अच्छा बच्चा बैठा हुआ है तो बोलेगा रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए, आर डैश बिकम्स 3R because rho L upon A is equals to R. Therefore, resistance becomes 3 times. The resistance becomes 3 times. आराम से मुझे पॉज कर लो, पहले ये वाला कर लो, और अगर पकड़ चाहिए हो तो एक ऐसा क्वेश्चन कर लो जिसमें लेंथ डबल हो जाए, लेंथ हाफ हो जाए, लेंथ 10 टाइम्स हो जाए, क्वाड्रैपल्ड। क्वाड्रैपल्ड का मतलब होता है 4 गुना हो जाए। इस तरीके का एक न्यूमेरिकल अपने आप से कर लो। अब सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है? डायामीटर इज ट्रिपल्ड। अब वो बच्चा जो मेरे साथ था, जिसको मैंने प्रॉपरली कराया है, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, गलत तो नहीं, हाँ, और आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन एक फॉर्मूला दिया था, एक फॉर्मूला दिया था रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर दिया था, और एक फॉर्मूला दिया था रो एल अपॉन, जो डायमीटर होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो रेडियस की जगह डाल देंगे d/2। तो यहां पर आ जाएगा आर पाई इंटू d/2 का होल स्क्वायर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर बाय 4। तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। क्या मैं ये समझा पा रहा हूं? मेन चीज है समझना। रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला रो एल अपॉन ए है, एक फॉर्मूला रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर है, और एक फॉर्मूला है 4 टाइम्स रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। 4 टाइम्स रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर। आराम से पहले इसको देख लो, पहले इस कंसेप्ट को देख लो, तभी चीजें समझ आएंगी, नहीं तो दिक्कत होगी। ये चीज पहले लिखो, आराम से मुझे पॉज करो और ये लिखो। तो बच्चा लिखेगा वी हैव आर इज इक्वल्स टू रो एल, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर according to the question D becomes 3D, so therefore R becomes R dash. So R dash will be 4 rho L upon pi into 3D का whole square. R dash will be 4 rho L upon 3 का square 9 pi D square। 4 by 9 कॉमन नहीं लेंगे, R dash बराबर ले लेंगे 1 by 9, 4 times rho L upon पाई डी स्क्वायर। अगर क्लास को ये समझ आया है तो 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर, इनकी आपस में रिश्तेदारी है। इसकी जगह मेरी क्लास में लिख दूंगा आर डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय 9 बाहर है इंटू आर। तो लिख दोगे रेजिस्टेंस बिकम्स 1 बाय 9 टाइम्स ओरिजिनल resistance becomes 1 by 9 times the original resistance। जो resistance पहले थी उसका 1 by 9 times बन चुकी है।
ये था क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट। इसी के बाद अब वो आगे बोलता है इफ द मटेरियल इज चेंज विद वन हुज रेजिस्टिविटी इज 3 टाइम्स, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट ओरिजिनली R is equals to rho L upon A. So therefore, according to the question, rho becomes 3 rho. So therefore, R becomes R dash. So therefore, R dash बराबर हो जाएगा 3 rho L upon A. तो R dash बराबर हो जाएगा 3 कॉमन rho L upon A. तो R dash बराबर हो जाएगा 3R, क्योंकि इस सारे की जगह ये लिख कर ये आ जाएगा। यहां एक लाइन लिखोगे रेजिस्टेंस बिकम्स 3 टाइम्स, रेजिस्टेंस बिकम्स 3 टाइम्स। रेजिस्टिविटी का एक नंबर वाला न्यूमेरिकल है, वो भी मैं आपको करा दूंगा, बट अब भी जो कराया है इस लेक्चर को जरा ध्यान से देख लेना। इस लेक्चर में जाने से पहले आपको उन्होंने कान को ऐसे पकड़ लो या कान को वैसे पकड़ लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे पकड़ लो। इसमें उन्होंने बोला है disadvantage of series circuits for domestic wiring। कई बार ये गलती हम कर बैठते हैं, हम घर में सीरीज कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। शहरों में ऐसा नहीं होता, जहां पर ज्यादा थोड़ी सी जिन लोगों को नॉलेज है ना इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, वहां पर ये गलती नहीं होती, तो ध्यान देना प्लीज। पहली चीज क्या है, सीरीज के फायदे भी है ना, एक ही स्विच से सारे घर की लाइटें जल जाएंगी, एक ही स्विच से सारी लाइटें बंद हो जाएंगी, हमारे स्विच का खर्चा बचा। अब बंदे को ये तो दिख नहीं रहा कि स्विच का खर्चा बचा, बंदे को ये नहीं दिख रहा कि नुकसान क्या क्या हो रहा है, तो वो नुकसान बता रहा हूं। इन सीरीज इफ वन इलेक्ट्रिकल appliance stops working due to some defect, then all the appliances also stop working। एक रुक गया तो बाकी सारे भी रुक जाएंगे। सेकंड, all appliances have one switch। एक ही स्विच से सारे ऑन होंगे सारे ऑफ होंगे। सो हमें यहां वाली लाइट बंद करानी है तो नहीं करा सकते। सो दे कैन नॉट बी टर्न्ड ऑन और ऑफ सेपरेटली। ये बात याद रख लेना। नंबर 3, इन सीरीज all the appliances do not get the same voltage। पहले वाले को वोल्टेज सबसे ज्यादा मिलेगा, उसके बाद बचा कुचा वोल्टेज, उसके बाद बचा कुचा वोल्टेज। फोर्थ, इन सीरीज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इंक्रीजेस। ये बात इस लेक्चर की शुरुआत से करा रहा हूं। ड्यू टू विच करंट फ्लो फ्रॉम द पावर सप्लाई इज लो। करंट कम मिलता है। अगर आप मेरे अच्छे बच्चे हो तो यहां पर आप लिखोगे एडवांटेज फेडरल ऑफ पैरेलल सर्किट्स फॉर डोमेस्टिक वायरिंग। बेटा ये आपको पीछे तो कराया है, बट यहां पर उन्होंने क्या बोला है, in series if one electrical appliance stop working due to some defect then the other appliances do not stop working। क्योंकि सबका अलग अलग सिस्टम होता है। all the appliances have one switch, यहां लिखोगे all the appliances have
different switch, so they can be turned off and on separately. In series, appliances do not get the same voltage. In parallel, appliances get the same voltage. Or in overall resistance in series is high, overall resistance in parallel is low, so the current supply is high. ये चीज दिल से बता रहा हूं, ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये आपके 3 मार्क्स आपके सामने पड़े हुए हैं, अब उनको फेयर कर लो कि वो 3 मार्क्स आपको मिलने चाहिए. नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग होने वाला है, क्योंकि आपने लास्ट ईयर करा हुआ है, लास्ट ईयर इससे रिलेटेड टॉपिक करा हुआ है. अब ऑलमोस्ट हम चैप्टर के एंड के पास आ गए हैं. जाने से पहले एक बात बताऊंगा ध्यान से. हमारे घर में हमने अगर लास्ट ईयर थोड़ा सा पढ़ते हैं, हमने लास्ट ईयर एक चीज पढ़ी थी, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम. कुछ बच्चे कहेंगे हमने तो ये भी पढ़ा था सर, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम. अब कुछ बच्चे और बोलेंगे सर हमने तो ये पढ़ा था वर्क डन, और एनर्जी के ऊपर लिखा था एनर्जी कंज्यूम्ड. मैंने कहा ठीक है जी. तो बच्चा बोलेगा एनर्जी कंज्यूम्ड बराबर हो जाएगी पावर इनटू टाइम. सर पंगे ले रहे हैं. सर पावर की यूनिट होती है वॉट, टाइम की यूनिट होती है सेकंड, एनर्जी की यूनिट होती है जूल. 1 वॉट बराबर होता है 1 जूल पर सेकंड, इंटू 1 सेकंड बराबर 1 जूल. सेकंड से सेकंड कट गया. SI यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इज जूल. ऐसे ही. सर ये चीज हमने 9th में पढ़ी हुई है तो आप पंगे ले रहे हो. मैंने कहा सपोज करो हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कहता है कि 1 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड के लिए, 1 जूल एनर्जी कंज्यूम्ड के लिए यू हैव टू पे 1 पैसा. ध्यान से, तुम जब 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करोगे बिजली की तो 1 पैसा दोगे. तुम्हारे बोले 1 पैसा कुछ भी नहीं है. तो इतने में एक मेरा दोस्त आया, उसने कहा बेटा तुझे पता नहीं है कितनी बड़ी चीज बोल गया है वो कह रहे हैं 1 जूल के लिए तुम्हें 1 पैसा देना है. चल एक बल्ब लेकर आ. 100 वॉट का बल्ब है. मैंने कहा हाँ है. उसको दिन में 4 घंटे जलाएगा. मैंने कहा मैं तो 8 घंटे जलाता हूं. उसने कहा 4 घंटे जला. तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा पावर इंटू टाइम. पावर दे रखा है 100 वॉट्स, इंटू टाइम जो है 4 इंटू 60 इंटू 60. तो 4 इंटू 60 इंटू 60, 6 6 36, 36 इंटू 4 144. 1 2 3 4, 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार. जूल्स, इतनी एनर्जी यूज हो गई. और एक दिन में, ये सिर्फ बात हो रही है 1 डे में, और इतनी एनर्जी के लिए कॉस्ट पता है कितनी हो गई, इतने जूल्स है ना, तो 144 1 2 3 4 पैसा. इसको 100 से डिवाइड कर दे, 14400 रुपीज. एक दिन बल्ब जलाने के लिए 14,400 रुपए लग गए सिर्फ एक बल्ब जलाने के लिए. अगर कैलकुलेटर का प्रयोग करें तो 14,400 इंटू 30 का महीना है, तो आपका आ जाएगा 4,32,000 रुपए का बिल. 4,32,000 रुपए का बिल सिर्फ एक बल्ब जलाया 4 घंटे के लिए. तो पहले इस चीज को समझ लो दैट अगर जूल के हिसाब से वो पैसे लेंगे तो भैया हर बंदा अपना गांव शहर छोड़कर भागेगा और उसे अपनी इज्जत बचानी पड़ेगी. तो पहले एक बात अपने मन से देख लो, जूल इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ measuring एनर्जी कमर्शियली. अगर एनर्जी को कमर्शियली मेजर करना है तो जूल एक सही यूनिट नहीं है. इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल
यूनिट ऑफ एनर्जी कि भैया जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं वो सेकंड्स के हिसाब से नहीं चलते, वो घंटों के हिसाब से चलते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा आप सही हैं, हम आपकी बिजली का बिल लेंगे, टाइम हम आपका लेंगे आवर्स में, और पावर वो जो एनर्जी वो एक सेकेंड, पावर हम लेंगे किलो वॉट्स में। सो देयरफॉर एनर्जी इज इक्वल्स टू होती है पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी की जो यूनिट होगी वो होगी किलोवाट, पावर की किलोवाट है और टाइम की आवर है। तो किलोवाट को लिखते हैं के डब्ल्यू और आवर को लिखते हैं एच। तो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। मतलब जब आप किलोवाट आवर में बिजली यूज करोगे तब बिल आएगा। अब बच्चा कहेगा ठीक है, बट हम तो एनर्जी को जूल से जानते थे, ये किलोवाट आवर आ गया। तो व्हाट इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल्स। तो बच्चा बोलेगा इसको एक और तरीके से भी बोला जा सकता है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड SI यूनिट ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वॉट्स। 10th क्लास 9th में पढ़ा था, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट्स और 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। सिर्फ पंगे ले रहा हूं, 1000 वॉट्स इंटू 60 वॉट्स अभी पीछे पीछे पड़ा है, वॉट्स बराबर होता है जूल्स पर सेकंड, इंटू 60 3600 सेकंड। अच्छा बच्चा बोलेगा सेकंड से सेकंड बाय बाय, तो क्या बचेगा 361234 जूल्स, या फिर 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल्स बराबर होता है 1 किलोवाट आवर के। जब आप इतनी बिजली यूज करते हो तब गवर्नमेंट कहती है आपने 1 यूनिट एनर्जी यूज करी है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड SI यूनिट ऑफ एनर्जी। ये जो कराया है इसको 2 बार करना। ये वाला रिलेशन आपका बिजली का जो मीटर होता है उसमें, जो मीटर में एक वैल्यू बढ़ती जाती है 2 3 4, वो कब बढ़ती है, जब आप इतनी एनर्जी यूज करते हो तो वो 1 बढ़ जाती है। फिर जब आप इतनी एनर्जी यूज करते हो फिर वो 1 बढ़ जाती है, और उसकी कॉस्ट गवर्नमेंट लेती है रुपीज में, 10 रुपए या 20 रुपए, 15 रुपए, डिपेंड करता है। अलग अलग जगह का अलग अलग स्केल, बिजली की कॉस्ट का स्केल अलग अलग है। आई होप इस लेक्चर में मैंने आपको कुछ समझाया है, और जो समझाया है वो आपको समझ भी आया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक पावर, बट जाने से पहले फिर बोल रहा हूं, जो इस लेक्चर में कराया इसको 2 बार कर लेना। थैंक यू।